नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। यहाँ पर देखने वाले हैं महिला प्रेक्षक भर्ती का एक 40वां वीडियो है, जिसमें बात करेंगे सामान्य हिंदी को। ठीक है, तो सामान्य हिंदी के जो व्याकरण हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उन सभी प्रश्नों को मैंने यहाँ पर एक वीडियो के माध्यम से लाया है। तो फिर आप जो है इसे पूरी तरह से जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। देखो, आप लोगों के पास सिर्फ कितना दिन शेष बचा है अब? 21 दिन का शेष समय बचा हुआ है। तो 21 दिन में आप जो है अच्छे से तैयारी करना। अब चलते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, अवधि और अवधि का अर्थ है। आपको यहाँ पर दो अवधि दिए हैं, एक तो छोटा धी है और एक है बड़ा धी। तो दोनों में से अर्थ अलग अलग रहता है, तो इनमें से कौन सा है आपको बताना है। जैसे कि पहला में क्या है, समय और भाषा है, दूसरा पल और भाषा है, गति और वेग है, घड़ी और भाषा है। इसका जो जवाब क्या जाएगा, पहला रहेगा। देखो, ये जो छोटा वाला धी रहता है ना, इसका मतलब क्या हो जाता है, समय के लिए है। जैसे कि तुम कितने अवधि के लिए जा रहे हो, तो ये क्या है, एक समय को निर्धारित करता है। लेकिन उसी चीज का अगर बड़ा धी हो जाता है तो यह जो है एक भाषा को, जैसे कि उत्तर प्रदेश में होता है ना अवधी भाषा, जैसे कि हमारे रामचरितमानस है, वो क्या है, अवधी भाषा में लिखा हुआ है। तो ये क्या है, बुंदेलखंडी और उधर यूपी साइड जो चलता है अवधी, वो उसी का ही जो शब्द रहता है। ठीक है, तो ये हो गया, समय और भाषा को कहा गया है। अगला है, नैसर्गिक का विलोम है। तो नैसर्गिक का विलोम क्या है? इसका जो जवाब रहेगा कृत्रिम रहेगा। नैसर्गिक को अगर हम कहें तो इसे प्राकृतिक भी कहा जाता है, यानी कि जो खुद से हुआ हो, जन्म लिया हो, उसे क्या कहा जाता है, प्राकृतिक हो गया। और कृत्रिम मतलब क्या होता है, जिसमें मनुष्य अपनी हस्तक्षेप करके कुछ न कुछ किया रहता है, वो क्या है, प्राकृतिक होते, प्राकृतिक, सॉरी, कृत्रिम होता है। अगला है, जो शरण में आ गया हो, वाक्यांश के सार्थक शब्द का विकल्प चुनिए। तो जो शरण में आ गया हो उसे हम क्या कह सकते हैं, जैसे कि शरणागति है, शरणागत है, शरणागति है या शरणादाता है। ये रहेगा शरणागत, यानी कि जो हमारी शरण में आ गया उसे कहा जाता है शरणागत, यानी कि आपके शरण में आ गया है। अगला है, जिसकी आशा न की गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। अप्रत्याशित, अप्रत्याशित रहेगा, है ना, इसको समझना है। हालांकि ये थोड़ा सा अजीब से शब्द है, आपको समझना पड़ेगा कि जिसकी आशा ना की गई हो, इसका मतलब होता है अप्रत्याशित कहा जाता है उसे। अगला है, लौट कर आया हुआ, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द चुनिए। जैसे कि लौट कर आया हुआ, हम लोग सामान्य भाषा में बोल देते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को आता है तो उसे भूला नहीं कहा जाता। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि लौट कर आया हुआ, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द चुनिए। तो ये रहेगा प्रत्यागत। क्या रहेगा, प्रत्यागत कहा जाता है इसे। अगला है, निरर्थक का सही संधि विच्छेद कौन सा रहेगा, निरर्थक। तो इसका जो आंसर रहेगा, सबसे पहली बात तो है निह, सामने आ जाएगा निह रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अलग है। ठीक है, तो निह अर्थक। अब यहाँ पर अगर प्रश्न आता है कि इसका जो संधि विच्छेद करे तो फिर कौन सा संधि है, जहाँ पर निह यानी कि आह की मात्रा आता है, इसका मतलब यहाँ है विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला है, अति धन आवश्यक किस संधि का उदाहरण है, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैंने जो है जो संधि का जो एक अलग से ही टॉपिक बनाकर यूट्यूब में डाला है, आप अगर देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाना, जो हिंदी वाला पार्ट है उसी में मैंने अपलोड कर दिया है कि कैसे हम किसी संधि को किस तरीके से पहचान सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, अति धन आवश्यक। अच्छा, ध्यान से समझना है, यहाँ पर क्या बोला गया है, अति। अति मतलब क्या हो रहा है, अंतिम में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ई आ रहा है ना, ई। उसके बाद धन, आवश्यक, यानी कि बड़ा वाला आ रहा है ये, तो इसका मतलब होता है यन संधि का उदाहरण है। अब कैसे पहचानेंगे, देखो, मैंने आपको बताया था स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार के। अगर अयोग वहा को भी जोड़ा जाता है तो फिर यहाँ 13 प्रकार के होते हैं, लेकिन जनरली हमको 11 ही लिखना है। ठीक है, अब उसमें दिया गया है कि अगर ई या ई, जो छोटा ई है, या बड़ा ई के पश्चात, या ई, जो ई और ई को छोड़कर, ई और ई को छोड़कर कोई दूसरा वाला स्वर आ जाता है, इसका मतलब है यहाँ यर्ण संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर क्या है, ई आ रहा है, अब इसको छोड़कर कोई भी सा स्वर यहाँ पर आ गया, इसका मतलब यर्ण संधि का उदाहरण है। तो इसी तरीका से हमको समझना है कि कौन सा संधि कहा गया है, तब जाके हम सही आंसर लगा सकते हैं। अगला है, उपयुक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा।
तो यहाँ पर क्या लिखा है, बहुत सारा लिखा है। इसमें ये बताना है कि सही संधि विच्छेद किसका है, उपर्युक्त का। ये रहेगा दूसरा रहेगा, ठीक है। ऊपरी धन उक्त, ऊपरी धन युक्त जो है ऊपरी धन उक्त जो है सही आंसर रहेगा उपर्युक्त का। यहाँ पर क्या है, ई धन उ, तो आ रहा है, इसलिए यन संधि का यह उदाहरण बनते हैं। अगला है, जिन समासिक शब्द में दूसरे पद प्रधान तथा पहले शब्द के पश्चात किसी एक कारक की विभक्ति का लोप हो, उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसे कहा जाता है तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे कि बीच का जो शब्द है वहाँ लोप हो जाता है। जैसे कि क्या है, दही बड़ा, है ना? तो दही बड़ा मतलब क्या होता है, दही में डूबा हुआ बड़ा। तो समास होने पर में डूबा हुआ ये क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। इसका मतलब दही बड़ा है, और यही जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण होता है। अगला है, प्रथम पद किस समास में संख्यावाची होता है? तो मैंने पहले बताया था आपको, दो पद होता है कोई भी समास में, है ना, प्रथम पद और द्वितीय पद। जिसमें प्रथम पद में अगर कोई भी संख्यावाची शब्द रहता है, इसका मतलब ये है आप आंख मूंद कर उसे द्विगु समास लगा देना, ठीक है। आंख मूंद कर द्विगु समास लगा देना। इसमें क्या रहेगा, जैसे कि नवरात्रि है, चतुर्भुज है, ठीक है। तो इस तरीके से जो शब्द है वह सभी संख्यावाची शब्द आता है। पंचमी है, षष्टमी है। अगला है, रसोई घर में कौन सा समास है? आपको बताना है कि रसोई घर में कौन सा समास है। ये रहेगा तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। इसका अर्थ क्या रहता है, रसोई घर अर्थात होता है रसोई के लिए घर। तो कर्ता ने कर्म को करण से के लिए, यहाँ पर क्या है, के लिए है, तो इसी को कहा गया है तत्पुरुष समास के अंतर्गत। हालांकि तत्पुरुष समास के अंतर्गत कुछ और पॉइंट आते हैं, लगभग 6 पॉइंट और आते हैं, है ना, तो वहाँ उसी के अंतर्गत आता है। और ये अगर इसे देखा जाए तो फिर संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण बनता है ये। अगला है, नीलकंठ में कौन सा समास है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको बहुत देखने को मिलेगा सीजीपीएससी और व्यापम के अंतर्गत। क्या बोला गया है कि नीलकंठ में कौन सा समास है? इसका आंसर रहेगा बहुव्रीहि। इसमें होता क्या है पता है, नीलकंठ यानी कि नीला है कंठ, तो किसका कंठ होता है नीला? शिव जी का, है ना। शिव जी का गला में क्या रहता है, नीला नीला रहता है ना, वो जहर जहर वाला है जो भी है। तो ये क्या है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि जिस समास में दोनों पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, इनमें दोनों पद कोई प्रधान नहीं है। नीलकंठ यानी कि एक है नील है और एक है कंठ है, दोनों को जो पद नहीं होता, लेकिन यह जो है दोनों छोड़कर अपने विशेषता को छोड़कर किसी दूसरे को इंगित करते हैं, तो ये रहता है बहुव्रीहि समास, यानी कि नीलकंठ यानी कि शिव जी को कहा जाता है। अगला है, स्नेहमग्न किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो स्नेहमग्न कौन से तत्पुरुष समास का उदाहरण है? ये रहेगा अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला है, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्द कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो पढ़ रहे हो ना, तो उसको कभी कभी जैसे कि समझ नहीं आता तो उस चीज़ को नोट भी कर लिया करो, क्योंकि ये जो है आप लोगों के जो नोट्स बनता है, तो एग्ज़ाम में जस्ट जाने से पहले एक बार रिवीजन किया करो, क्योंकि उसी का जो नोट्स रहते हैं ना, सबसे बेस्ट रहते हैं। कई लोगों को देखता हूँ कि एग्ज़ाम में जाकर वो पुस्तक को लेके जाते हैं, पुस्तक को पढ़ते थे। ऐसा मत करना, पुस्तक को क्यों लेकर जाओगे आप जो है अपने नोट्स बनाओ, जहाँ पर समझ नहीं आता उस चीज़ को लिखो, और जो समझ आता है उस चीज़ को लिखना ही भी मत, है ना। जो आपको समझ नहीं आता है उसी को लिखना है। अब जैसे कि यहाँ पर है, अर्थ के आधार पर कितने भेद है? दो भेद हैं। तो कौन कौन से भेद है इसको भी जानना है। तो मैंने यहाँ पर अधिकतर फैक्ट भी लिखा है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में दो तीन तो बताता ही हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अगर पूछता है अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो दो भेद है। कौन कौन से हैं? सार्थक शब्द, दूसरा है निरर्थक शब्द, ठीक है। अगर पूछता है रचना या बनावट के आधार पर कितने प्रकार के हैं, तो तीन प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योग रूढ़ शब्द होता है। उसी प्रकार के अगर प्रयोग के आधार पर पूछता है, तो फिर विकारी शब्द होता है, अविकारी शब्द होता है। अगर उत्पत्ति के आधार पर पूछता है, तो तत्सम शब्द होता है, और तद्भव शब्द होता है, देशज शब्द होता है, और विदेशज शब्द होता है। तो मैंने आपको जो इतना बता दिया है ना, आप इसे याद कर लेना, क्योंकि हो सकता है पूछ दे कि उत्पत्ति के आधार पर इनमें से कौन सा शब्द नहीं है, तो फिर ऐसे भी पूछ सकता है व्यापम का, है ना। अगला है, देशज शब्द कौन सा है? तो देशज शब्द बताना है। तो देशज शब्द मतलब होता क्या है कि अपनी जो लोकल भाषा है उसी को कहा गया है देशज शब्द। यहाँ पर क्या है, उठ पटांग, ये जो शब्द है उठ पटांग, ये अपना देशज शब्द है। बाकी जैसे कि अग्नि, अग्नि कौन सा शब्द है पता है? तत्सम शब्द है, यानी कि ज्यों का त्यों संस्कृत का शब्द तत्सम है।
और दधी ये भी है तत्सम शब्द। उसके बाद है घृत, ये भी तत्सम शब्द है। अगला है डबल रोटी में कौन सा शब्द है? तो डबल रोटी में कौन सा शब्द है? ये कभी कभी रेलगाड़ी वगैरह पूछते हैं, तो ये रहेगा संकर शब्द रहता है। संकर शब्द यानी कि एक तो रहता है कोई भी विदेशी शब्द रहते हैं और एक तरफ होता है कोई भी अपना जो देशज शब्द रहता है यह वही। तो डबल मतलब अंग्रेजी शब्द हो गया और रोटी मतलब अपना देशज शब्द हो गया, दोनों मिलकर डबल रोटी, और ये संकर शब्द का उदाहरण होता है। अगला है अनाथालय शब्द बनावट के आधार पर है। तो अनाथालय जो शब्द है वह बनावट के आधार पर कौन सा है? आपको बताया था शुरू में, बनावट के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर बताया था ना आपको, रचना या बनावट के आधार पर 3 प्रकार के। तो अब आपको बताना है कि यहाँ पर अनाथालय का मतलब क्या होता है, ये कौन सा है? तो ये यौगिक शब्द रहेगा। अब यौगिक शब्द क्यों रहेगा इसको भी देखते हैं कि जो शब्द कई सार्थक शब्द के मेल से बने हो वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों का अर्थ सदैव उसी के समान होगा जो अर्थ उनके मूल शब्द का होगा। ठीक है। अगला है वर्तनी से तात्पर्य है। तो वर्तनी से तात्पर्य क्या है? शब्दों में वर्णों का सुनिश्चित क्रम रहता है, मतलब वर्तनी से तात्पर्य यही होता है। अगला है वर्तनी के आधार पर कौन सा शब्द शुद्ध है, आपको बताना है। जैसे कि अधीन, अधीन, आधीन, सही जवाब आ जाएगा अधीन। अधीन होता है सही शब्द। अगला है निम्न प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से सही वाक्य का चयन कीजिए। जैसे कि आज रविवार का दिन है, और आज तो रविवार का दिन भी है, ठीक है। और दूसरा क्या है, आज रविवार के दिन है। तीसरा है आज रविवार है। चौथा है आज रविवार दिन है। सही जवाब क्या जाएगा? आज रविवार है, क्योंकि जब भी आप प्रश्न बनाते हो, इसका हल करते हो, तो आपको सरल वाक्य में बोलना है, कोई ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं। तो सरल वाक्य कौन सा है? आज रविवार है। और ऐसे भी तो आज रविवार भी है, ठीक है। इसका आंसर रहेगा सी रहेगा। अगला है मेरे को तुम्हारा काम पसंद है, इस वाक्य के किस अंश में अशुद्धियाँ है? अब पढ़ने से ही समझ आ रहा है कि मेरे को तुम्हारा काम पसंद है, तो मेरे को नहीं रहेगा। अगर यहाँ पर रहना चाहिए था मुझे तुम्हारा काम पसंद है, ऐसा रहता तो सही रहता। इसका जो आंसर रहेगा मेरे को, जो कि ये अशुद्ध शब्द है। अगला है सन्यासी शब्द में उपसर्ग है। देखो यहाँ पर जो है संन्यास हो गया है, इसे सुधार लेना, ये रहेगा सन्यासी रहेगा, ठीक है। तो सन्यासी शब्द में उपसर्ग है, आपको बताना है। आपको सभी को पता है ना कि उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं और प्रत्यय हमेशा पीछे लगते हैं। अब यहाँ पर क्या है सन्यासी, तो पहला आंसर सही रहेगा, यानी कि सम जो म है वह आधा रहेगा, उसके बाद न्यासी। यहाँ पर क्या है सम धन न्यासी बराबर सन्यासी, इसका आंसर सही रहेगा। अगला है प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? तो प्रतिकूल जो शब्द हुआ है इसमें कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? प्रति शब्द प्रयोग हुआ है। अगला है मुहावरा क्या है? तो मुहावरा किसे कहा जाता है आपको बताना है। ये रहेगा वाक्यांश रहता है, ठीक है। वाक्यांश मतलब होता है मुहावरा। यहाँ पर देखते हैं कि मुहावरा का अर्थ है जो अपने वाचिक अर्थ का बोध न कराकर लाक्षणिक अर्थ का बोध कराता है तथा यह भाषा में सजीवता का अर्थ प्रभाव को बढ़ाने में सहायक होते हैं। अगला है षड्यंत्र होना अर्थ के लिए निम्नांकित मुहावरे में से सही चुनिए। आपको बताना है कि षड्यंत्र होना। अब इसके लिए आपको मुहावरे चुनना है। तो इसका मतलब होता है खिचड़ी पकना, है ना। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, किसी दो लोग बात कर रहे तो फिर इसके मन में कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रहा है, इसका मतलब यह षड्यंत्र कर रहा है। अगला है सिर धुनना मुहावरे का अर्थ है। तो सिर धुनना, इसका जो जवाब रह गई वहाँ पछतावा करना है, ठीक है। अपने सर को मारना मतलब पछतावा करना है। अगला है निम्न में मुहावरे नहीं हैं। यहाँ पर जैसे कि मुहावरा नहीं है, आपको बताना है। जैसे कि 4 शब्द हैं। एक तो है गुलर का फूल होना, ये जो है मुहावरे होता है, ठीक है। दूसरा है आधी खोपड़ी का होना, ये भी एक मुहावरा है। फिर आता है कांटो तो खून नहीं, ये जो है मुहावरा नहीं है, ये मुहावरा की श्रेणी में नहीं आता। बाकी रंगा सियार ये भी मुहावरा है, लेकिन काटो तो खून नहीं, ये जो शब्द है वहाँ एक मुहावरा के अंतर्गत नहीं, ये दरअसल पहली है। अगला है धनी व्यक्ति का सब साथ देते हैं कि लोकोक्ति का अर्थ है। तो धनी व्यक्ति का सब साथ देते हैं, अब इसके लिए कौन सा लोकोक्ति सही रहेगा? जिसके पास लोई उसके पास कोई, यानी कि जिसके पास सब चीज है उसके पास सभी लोग होते हैं। अगला है रस के संस्थापक आचार्य हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न है कि रस के जो संस्थापक आचार्य है कौन सा है? भरत मुनि। इसका जो आंसर रहेगा वहाँ भरत मुनि रहेगा, जो कि रस के संस्थापक आचार्य माना गया है। अगला है जुगुप्सा
किस रस का स्थायी भाव है? जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है आपको बताना है। ये रहेगा विभत्स रस। विभत्स रस का है जुगुप्सा स्थायी भाव। अब कैसे है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है जहाँ पर किसी अप्रिय जो है घृणास्पद है, उसके बाद है अरुचिकर पदार्थों या वस्तुओं के कारण हृदय में ग्लानि जागृत हो, वह विभत्स रस कहलाते हैं। अगला है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, कौन सा अलंकार है? सभी को पता होना चाहिए। ये रहेगा श्लेष अलंकार, है ना। श्लेष अलंकार होता है यहाँ। इसके बारे में देखे थे कि श्लेष अलंकार का अर्थ क्या कहते हैं? चिपका हुआ। जहाँ किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ श्लेष अलंकार होता है। दोस्तों यहाँ पर जो 31वां प्रश्न है आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या है कि छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को कहते हैं। जैसे कि छंद को पढ़ रहे तो बीच बीच में क्या आता है? विराम शब्द आता है। विराम जो भी आता है तो विराम को कहते हैं, आपको बताना है। जैसे गति है, यति है, तुक है या गण है। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।